So the first question is the Hutchinson concept of ecological niche is based on. चार ऑप्शंस दिए हैं। तो हचिंसन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच से पहले हम जानते हैं देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट जो दिए थे साइंटिस्ट ने। पहला दिया था ग्रिनल ने, जो बेसिकली उन्होंने बोला कि नीश वो माइक्रो हैबिटेट है जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो का पहला ऑप्शन देखें तो ये एक्चुअली ग्रिनल नीश की बात हो रही है। एल्टन ने दिया कि नीश जो है वो जो फंक्शनल रोल इकोसिस्टम में प्ले करती है वो नीश है, ठीक है। और हचिंसन ने दिया, हचिंसन का क्या था, नीच क्या है, मल्टी डिमेंशनल इन्वायरमेंटल स्पेस या एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, जहां एन क्या है वो नंबर ऑफ डायमेंशन जितनों में ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर बहुत सिंपल हो गया, इट्स मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, it says which one of the following options correctly identifies fundamental niche and realized niche. तो फंडामेंटल नीश बेसिकली प्री इंटरैक्टिव नीश है, मतलब वो नीश जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है बिना किसी इंटरैक्शन के, आइडियल नीश हम उसे कह सकते हैं। एंड रियलाइज्ड नीश इट्स द एक्चुअल नीश जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है पोस्ट इंटरैक्शन। अगर और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वहां पे तो वो जहां पे रहेगा उसको हम रियलाइज्ड नीश बोलेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमेशा रियलाइज्ड नीश जो है वो छोटी होगी फंडामेंटल नीश, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसमें अगर हम इस फिगर में हम देखें तो यहाँ पे आपका जो क्यू है जो सबसे बड़ा है वो आपका फंडामेंटल होगा और बाकी पी और आर रियलाइज्ड हो सकते हैं। तो ऐसा जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है आपका, जिसमें आपका क्यू फंडामेंटल नीच है, दिस इज ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन which says three bird species with similar habitat and diet preferences coexist in a habitat. For these species, which one of the following statement is most likely to be correct? ठीक है, तो ऑप्शन थ्री बोल रहा है रियलाइज्ड नीश और ग्रेटर, ये नहीं हो सकता, अभी बताया था कि रियलाइज नीश नहीं। तो ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट लग रहा है कि फंडामेंटल नीश उसकी ग्रेटर होगी देन रियलाइज्ड नीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड शोज वेरिएशन इन बीक साइज ओनली व्हेन दे आर सिम्पेट्रिक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमने बोला कि जो स्पीशीज हैं जब वो compete करती हैं तो एक स्पीशीज जीत जाएगी और दूसरी हार जाएगी, लेकिन अगर उन्हें को एग्जिस्ट करना है स्पीशीज को तो वो दो चीजें कर सकती है, या तो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकती है या कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कर सकती है। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे वो फीड करें किसी खाने पे, ठीक है। और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो अपना ऐसा, जैसे डार्विन की जो फिंचेस थी उन्होंने क्या करा था, वो बीक का जो साइज था वो उसके सीड्स के अकॉर्डिंग बना लिया था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बीक हो गई। तो जब जो स्पीशीज है वो सिम्पेट्रिक में रहेंगी, यानी जब एक साथ रहेंगी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगी तो ही वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। अगर वो अलग अलग एरिया में है तो उसे को एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, पैरापेट्रिक में उसको को एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, मतलब जब वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होंगी तब कुछ जरूरत नहीं। लेकिन जब वो एक साथ रह रही है सिम्पेट्रिक एक ज्योग्राफिकल एरिया में तो वहां पे स्पेसिएशन होगा, तो वो क्या करेंगे अपने कैरेक्टर को डिस्प्लेस करेंगी विथ टाइम, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं ये स्पीशीज वन और स्पीशीज टू जो है, यहाँ पे अगर हम देखें स्पीशीज वन स्पीशीज टू ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और इनका जैसे अगर दो स्पीशीज है कुछ इस तरीके से तो वो अपना कैरेक्टर को क्या कर लेगी, डिस्प्लेस कर लेगी, अलग अलग कर लेगी, ठीक है। कहाँ पे, सिम्पेट्रिक जोन में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। Okay. Now, next question. Which one of the following statement is the most appropriate example of character displacement? तो बहुत सारे क्वेश्चन आए character displacement से। Two related species depending on same prey species avoid competition by feeding at different time. तो different time of the day पे अगर वो feed कर रही है तो ये किसका example है? Resource partitioning का। The body sizes of two related species are very similar when they are in allopatric. तो जब allopatric में है तब तो उनका body size सिमिलर है, लेकिन जब वो सिम्पेट्री में है
So one species is significantly smaller than the other. तो ये character displacement है. So option B is correct. Next question. The diagram below shows, हाँ ये एकदम character displacement हुआ है. जैसे 3 species हैं और तीनों जो हैं कोएग्जिस्टेंस के लिए क्या यूज कर रही है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग. तो यहाँ पे हो रहा है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a two species interaction, assume that it leads to competition in habitat A, but to facilitation in habitat B. Which one of the following? तो अभी तक मैं बोल रही थी कि जो रियलाइज नीश है वो हमेशा फंडामेंटल नीश से क्या होगी, कम होगी. लेकिन जो ये मैं बता रही थी कंपटीशन के टाइम पे है, ठीक है. फंडामेंटल नीश जो है वो हमेशा बड़ी होगी रियलाइज नीश से. तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्यूपाई कर लेगा अपना रियलाइज्ड नीश, ठीक है. लेकिन अगर फैसिलिटेशन या हम कहें जहां पे एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को हेल्प कर रही है म्यूचुअलिज्म में या कमेंसलिज्म में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका रियलाइज्ड नीश है वो फंडामेंटल नीश से बड़ी भी हो सकती है. तो दिस इज एन एक्सेप्शन केस. तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. बट द ऑपोजिट इन हैबिटेट बी, ठीक है. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रियलाइज्ड नीश कैन एक्सीड. तो ये होगा आपका म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वुड लीड टू न्यू स्पीशीज. तो न्यू स्पीशीज कब बनेंगी, तो ऑप्शन क्या है, इंक्रीज. तो रिसोर्सेज अगर ज्यादा है तो स्पीशीज आपस में कोएग्जिस्ट कर सकती है. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. जब नीश ओवरलैपिंग टॉलरेंस, यानी जब नीश ओवरलैप कर रही है लेकिन इसको वो टॉलरेट कर ले रहा है, तो भी वो कोएग्जिस्ट कर लेंगी. अगर नीश स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो नीश स्पेशलाइजेशन इज अ वे ऑफ कोएग्जिस्टेंस. तो कोएग्जिस्ट हो जाएगी तो भी नहीं. कॉम्पिटिशन अगर नहीं है तो फिर न्यू स्पीशीज बनेंगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, one species outcompete other species. Under such condition, no two species can coexist. Under which condition more than one species can live in same niche? तो बेसिकली से पूछा गया कोएग्जिस्टेंस कैसे होगा. अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो कोएग्जिस्टेंस हो सकता है. अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो एक स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएगी. ओवरलैप कर रही है तो भी एक्सक्लूड हो जाएगी. यूटिलाइज, अगर सिमिलर रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं तो भी नहीं रह सकते, एक स्पीशीज एक्सक्लूड आउट हो जाएगी. और ये हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पेनिसिलियम के, बहुत सारे 3 स्पीशीज लिए गए थे. कुछ ऐसा एक ग्राफ था इसमें तीनों को हम साथ ग्रो कर रहे थे. फिर एक स्पीशी कंप्लीटली दूसरे को क्या कर दे रही थी, एक्सक्लूड आउट कर दे रही थी, क्योंकि वो दोनों सेम सोर्स पे डिपेंड कर रही थी खाने के लिए. तो अगर सेम रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे तो एक स्पीशीज जीत जाएगी और दूसरी हार जाएगी, ठीक है. तो इसका आंसर है अबंडेंस ऑफ रिसोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिमेन इन रियलाइज्ड नीश. अंडर व्हाट कंडीशन रियलाइज्ड नीश कैन बी ग्रेटर देन फंडामेंटल नीश. तो ये मैंने एक्सेप्शन बताया था म्यूचुअलिज्म या कमेंसलिज्म के केस में. तो इसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है थर्ड, one species helping other in utilization of resource. Next question है, which statement explains the phenomena of character displacement. तो ये बहुत बार आ चुका है. तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन डिफरेंट हैबिटेट. जब अलग अलग रह रहे हैं तो सिमिलर है, हाँ. और जब एक साथ रह रहे हैं तो डिफरेंट है, ट्रू. सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लुक डिफरेंट वेयर हैबिटेट डू नॉट ओवरलैप. तो अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो वो डिफरेंट है, और अगर ओवरलैपिंग है तो वो सिमिलर है. नहीं, ओवरलैपिंग है तो क्या होगा, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ये तो उल्टा बोल दिया है, ठीक है. बाकी तो ऑप्शंस तो अप्रोप्रिएट लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोलॉजिकल कंप्रेशन. तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन होता क्या है बेसिकली, तो इकोलॉजिकल कंप्रेशन मतलब होता है, तो अगर एक एरिया में
ठीक है। सपोज एक एरिया है जिसमें बहुत सारे स्पीशीज रह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पीशीज क्या कर देते हैं, अपना डिफाइन कर लेते हैं कि हम इतने एरिया में अपना खाना ढूंढेंगे, ये वाले इतने एरिया में अपना खाना ढूंढेंगे, तो वो कंप्रेस कर ले रहे हैं अपना नीश। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल compression, and it differs from character displacement in that it operates on, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो शॉर्टर टाइम स्केल में ऑपरेट करता है एंड इसमें कोई हेरिटेबल चेंज नहीं होता है, सेम स्पीशीज है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपना जो नीश है उसको कंप्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, को एग्जिस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन एन एरिया इज पॉसिबल। तो हमें एक तो पता है कि ओवरलैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, ओवरलैप कम होना चाहिए और डिफरेंशिएशन ज्यादा होना चाहिए जिससे वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन इसको हम बोल सकते हैं कि दो स्पीशीज है जो कि क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर इनको कोएग्जिस्ट करना है तो इनकी ओवरलैपिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और ये इसका ब्रेथ होता है, इस स्पीशीज का ब्रेथ इतना है, इसका ब्रेथ इतना है, ठीक है। और ब्रेथ के अकॉर्डिंग एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो शायद मे भी क्वेश्चन भी मिले आगे, कि ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम स्पीशीज को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है जनरलिस्ट और एक होता है स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो जो जनरलिस्ट होता है मतलब वो उसका जो नीश ब्रेथ है वो बहुत ब्रॉड होगा, ठीक है, बहुत ब्रॉड होगा उसका, और जो स्पेशलिस्ट है उसका नीश ब्रेथ बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, उसको स्पेसिफिक नीश होगी उसकी, ठीक है। तो जनरलिस्ट आर मोर प्रोन टू एक्सटेंशन और स्पेशलिस्ट आर मोर प्रोन टू एक्सटेंशन। अब स्पेशलिस्ट जो है उनका नीश बहुत क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, और इनका बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो ब्रॉड वाले तो रह जा रहे हैं कहीं भी, तो उनको वो नहीं है एक्सटेंशन से प्रोन, लेकिन स्पेशलिस्ट जो है दे आर प्रोन टू एक्सटेंशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म फॉर स्पीशीज कोएग्जिस्टेंस। नॉट अ मैकेनिज्म, तो अगर नीश डिफरेंशिएट होगा तो कोएग्जिस्टेंस होगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी तो कोएग्जिस्टेंस होगा, ओवरलैप तो कम होना चाहिए तब कोएग्जिस्टेंस होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन थर्ड एकदम सही है। अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन द, अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो कोएग्जिस्ट करेंगे आराम से, ठीक है, तो ये तो कोएग्जिस्टेंस इससे होगा, तो इन तीनों से कोएग्जिस्टेंस हो सकता है, नीश ओवरलैपिंग कम होनी चाहिए, ठीक है। तो following are niche characteristics of the constituent species and resource partitioning pattern in different ecosystems. Which of these would lead to competitive exclusion of species? तो एक्सक्लूजन कम हो जाए, कब होगा, एक्सक्लूजन तब होगा जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो, तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम मे भी इसमें लग रही होगी, बट दिस इज नॉट करेक्ट, इस वाले में दोनों स्पीशीज एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट ऊपर है, तो ये वाले में ओवरलैप मैक्सिमम है, तो इस वाले में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट एक्सक्लूजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो नॉट करेक्ट बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट बताना। नीश ब्रेथ tends to increase with interspecific competition while intraspecific competition tends to decrease it, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच जो कंपटीशन है अगर वो इंक्रीज होगा तो नीश की जो ब्रेथ है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ क्या लिख रखा है, इंक्रीज, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, नॉट करेक्ट, आई मीन दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट बताना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, you observe the two species of barnacles, species 1 and species 2 occupy our upper and lower strata of intertidal rocks respectively. Only when species 2 was removed by you from the lower strata, species 1 could occupy both the upper and lower strata. From the choice given below, what would be your inference from these observations? तो ये एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट करा था कॉर्नेल ने, ओके, so this was the experiment by Cornell, उसने बार्निकल्स होते हैं उसकी दो स्पीशीज ली थी, हेमिलस और बेलिनस, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला देखो, तो इसमें क्या करा है, जो थैलेमस है, हेमिलस जो है वो बिना किसी इंटरेक्शन के, मतलब अभी कोई और स्पीशीज नहीं है, तो वो हाई टाइड में भी है और लो टाइड में भी है, तो ये उसकी क्या है, फंडामेंटल नीश, ठीक है। अगर हमने एक बेलिनस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हेमिलस कहाँ चला जाएगा, हाई टाइड में चला जाएगा, और बेलिनस लो टाइड में, मतलब
हेमिलस की ये क्या है, फंडामेंटल नीश है पूरी, और हाई टाइट उसकी रियलाइज नीश है। जब इंटरेक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म जहां जाके रहने लगता है वो उसकी रियलाइज नीश होती है, यानी उसकी एक्चुअल नीश, जहां पे वो तब रहेगा जब इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। तो बेलेनस के साथ जब वो इंटरेक्शन होगा, मतलब बेलेनस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो थेमिलस कहाँ चला जा रहा है, हाई टाइट, ठीक है। तो अब क्या है, अब कॉर्नेल ने क्या किया, थेमिलस को रिमूव कर दिया, और उसने देखना चाहा कि बेलेनस क्या करेगा। तो बेलेनस थेमिलस को रिमूव करा, तब भी लो टाइड में ही रहा, यानी बेलेनस के लिए उसकी रियलाइज्ड और उसकी फंडामेंटल नीश बराबर है, लेकिन थेमिलस के लिए फंडामेंटल नीश बड़ी है और रियलाइज नीश छोटी है। उसकी फंडामेंटल नीश हाई और लो दोनों टाइट है, और उसकी रियलाइज नीश सिर्फ और सिर्फ हाई है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में। तो एक क्वेश्चन ये है कि हमने दो स्पीशीज देखी बार्निकल्स की, तो स्पीशीज 1 जो है वो अपर स्ट्रेटा में है और स्पीशीज 2 लोअर स्ट्रेटा में, ठीक है। जब स्पीशीज 2 को रिमूव कर दिया लोअर स्ट्रेटा से, तो 1 जो है वो दोनों जगह चली गई, यानी थेमिलस की तरह इसकी रियलाइज्ड नीश, सॉरी फंडामेंटल नीश दोनों है, और अपर स्ट्राटा इसकी रियलाइज्ड नीश है। So upper strata of intertidal rock is the realized niche. Very true. Second option, upper strata of intertidal rock is the fundamental no, the fundamental niche तो दोनों है, ठीक है। So option 1 is correct. Now next question, there was, ये भी उसी से रिलेटेड है सेम, तो दो क्रैब्स की दो स्पीशीज बोला गया है, अभी बार्निकल्स की थी, तो स्पीशीज 1 ऑक्यूपाई अपर एंड स्पीशीज 2 ऑक्यूपाई लोअर। अब इन एन एक्सपेरिमेंट ईच स्पीशीज आर एक्सक्लूडेड टू सी द इफेक्ट ऑन अदर स्पीशीज। जब स्पीशीज 1 को हटाया तो स्पीशीज 2 ऊपर नहीं गया, तो स्पीशीज 2 की फंडामेंटल और रियलाइज्ड नीश बराबर है। लेकिन जब स्पीशीज 2 को हटाया गया, जब स्पीशीज 2 को हटाया गया केस 2 में, स्पीशीज 1 जो है वो नीचे भी चली गई, यानी स्पीशीज 1 को हम कंपेयर कर सकते हैं थेमिलस से और स्पीशीज 2 को बेलेनस से, ठीक है ना। ऑप्शन द रियलाइज्ड नीच ऑफ स्पीशीज 2 इज सिमिलर टू इट्स फंडामेंटल नीच, ट्रू। Realized niche of species 1 in the presence of species 2 is larger than its, देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने बोला था जब भी कंपटीशन होता है तो हमेशा फंडामेंटल नीश बड़ी होती है रियलाइज नीच से, ठीक है। इसमें भी ये दिया है फंडामेंटल नीच इज स्मॉलर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और लास्ट दिया कि फंडामेंटल नीच ऑफ स्पीशीज 1 इज सेम एज इट्स रियलाइज नीच, नहीं, उसकी फंडामेंटल नीच दोनों है, अपर और लोअर, और उसकी रियलाइज नीच सिर्फ और सिर्फ अपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Gauss exclusion competitive exclusion principle states that two species with identical niche cannot coexist indefinitely. Which of the following statement is the most appropriate regarding the validity of the principle? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देयर आर इन नेचर मेनी इंस्टेंसेस, तो इसका आंसर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ वन डिफाइंस अ नीश, ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अभी तक क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, बट एक्चुअली में ये गिल्ड है इसका आंसर। सो बेसिकली जब एक ही रिसोर्स को, यानी जैसे मान लो ये वाटर है या कुछ भी है, ठीक है, और इसको सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही तरीके से यूज कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, इन सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम बोलेंगे गिल्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, तो नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी हमें पता है, नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है आपकी तो नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी रिलेटेड है कोएग्जिस्टेंस से, तो इसका होगा ऑप्शन सेकंड। नीश पैकिंग टेंडेंसी फिल द अवेलेबल स्पेस, तो पैकिंग समहाउ रिलेटेड है अवेलेबल स्पेस को फिल करने से। कम्युनिटी नीश है आपका, इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नीश ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीशीज दैट को अकर एट द सेम साइट। और एल्टोनियन नीश हमने शुरू में बात करी थी, एल्टन, ग्रिनल और हचिंसन वाला, तो ग्रिनल ने तो माइक्रो हैबिटेट बताया था, एल्टन ने बताया था वो फंक्शनल रोल जो वो अपने एक ट्रॉफिक लेवल पे प्ले कर रही है, तो समहाउ डी का ऑप्शन 1 है,